Hello everyone. Today we will start chapter number 7, dissolution of a firm. Okay. I know that some of the illustrations of the chapter 6, that is retirement, has been left. We will do it afterwards. We will continue our today's topic. This is dissolution of a firm and its introduction. Okay. Now dissolution of a partnership firm. So what is dissolution? Dissolution of a partnership firm क्या है? तो सबसे पहले बात करें तो डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना। बंद कर देना मतलब अब वो बिजनेस नहीं करेगा, या तो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एक और भी चीज ऐसे भी हो सकती है कि आपने पूरा का पूरा जो पार्टनरशिप का फर्म है वो किसी और को बेच दिया। पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो आपने किसी और को बेच दिया। दोनों ही केस में वो होता है कि आप फर्म बिजनेस बंद कर रहे हैं, राइट, बिकॉज अब वो बिजनेस आपका नहीं रहा। अगर आप बेच रहे हो तो वो बिजनेस अभी आपका नहीं रहा, राइट। तो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मीन्स बिजनेस का बंद करना, ठीक है। अब यहां दो चीजें होती है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, राइट। अब डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप की बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना। पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना मतलब दो पार्टनर थे और एक पार्टनर आ गया, तीन आ गए, एक चला गया, दो हो गए, राइट। तो ये पार्टनरशिप में जो चेंजेस होते हैं दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। उसमें फर्म दैट इज बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मतलब ये है कि हम पूरा बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, राइट। हम आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं करने वाले, या तो ऐसा भी हो सकता है कि हम बिजनेस बेच दे रहे हैं, कोई और कंटिन्यू करेगा, हम बंद कर रहे हैं, राइट। तो ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। नाउ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म वी हैव थ्री मेथड्स, we have three steps, methods, legal and procedure, right। तो मेथड देखेंगे तो वी हैव टू मेथड, मतलब दो मेथड है जिसमें हम फर्म है वो बंद कर देंगे, राइट, क्लोज कर देंगे। द मेथड फर्स्ट इज नॉर्मल डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ अ कोर्ट। मतलब कोर्ट के इंटरफियरेंस के बिना हम चुपचाप बिना कुछ मगजमारी किए नॉर्मल रेट से जो बंद करते हैं बिजनेस, वैसा ये बंद होता है, राइट। सो दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट। नाउ डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट मीन्स क्या होगा, इसमें केस वगैरह सब कुछ होगा, राइट। केस भी हो सकता है, इसमें डिसोल्यूशन ऑफ द कोर्ट होगा तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट है, मतलब जो कोर्ट है वो इंटरफियर करेगी, ऐसे नहीं ऐसे करना है, राइट। तो ये सब चीजें क्या होगा, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। नाउ डिसोल्यूशन, नॉर्मल डिसोल्यूशन देखते हैं, दैट इज डिसोल्यूशन दैट इज बंद कर रहे बिजनेस विदाउट कोर्ट इंटरफियरेंस, राइट। मतलब कोर्ट का कोई इंटरफियरेंस नहीं है, हम ऐसे ही बिजनेस बंद कर दे रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट इज बाय एग्रीमेंट, व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, पार्टनरशिप फर्म कम टू एन अर्न and dissolve at any point of time, it is a voluntary dissolution। voluntary dissolution का मतलब ये होता है कि हम कोई भी पार्टनर एग्री कर रहे हैं, हाँ ठीक है चलो बिजनेस बंद कर देना, दैट इज डिसोल्यूशन, वॉलंटरी डिसोल्यूशन। मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, सारे पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं कि हाँ ठीक है हमें बिजनेस बंद कर देना है, ठीक है। इसमें ना ही कोर्ट आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, हमारा बिजनेस था, सारे पार्टनर सोच रहे हैं बंद करने, बात खत्म होगी, दैट्स इट, ओके। नाउ आगे है डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है डिसोल्यूशन कि भाई ये डेट पे डिसोल्यूशन हो जाना चाहिए, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द डिटरमाइंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, ओके। तो पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ये डेट पे या तो ये होने से हमारा जो डिसोल्यूशन कर देना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे भी डिसोल्यूशन हो जाएगा, understood। The next is dissolution as per the act, in the following condition, that it is compulsory dissolution by the act when all the partners become insolvent, or except one when all the partner become a insolvent।
राइट। तो इसमें ऐसा हुआ कि ये बाय द एक्ट, मतलब ये क्या है कि आपको डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, बिजनेस बंद करना ही पड़ेगा। ये दो केस में आप नहीं बंद करोगे तो नहीं चलेगा, आपको ये रूल के हिसाब से आपको बिजनेस अपना बंद करना ही पड़ेगा। पहला है कि सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं उसका मतलब क्या कि कोई भी पार्टनर के पास पैसा नहीं है। अगेन हमें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, याद हो तो ये फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी वीडियो में भी, कि पार्टनर में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए पर्सन के पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 3 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहला कि वो मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, या तो कोई भी कोर्ट में उसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए, राइट। ये 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़ें ये है कि पर्सन अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, मतलब पर्सन पागल नहीं होना चाहिए। ये 3 क्वालिटी होनी चाहिए, राइट, तभी वो पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है। अगर तीनों में से एक भी क्वालिटी चली जाती है तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व, मतलब सारे पार्टनर्स में एक क्वालिटी चली जाती है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। अब पहली क्वालिटी तो कभी जाएगी नहीं, एक बार मेजोरिटी आ गई एज की 18 साल से ऊपर, फिर ऐसा तो नहीं कि ये एकदम से 17 साल का हो गया। वंस यू हैव अटेन 18 years यू कैन नॉट स्टेप बैक, राइट। तो फर्स्ट क्वालिटी तो कभी जाएगी नहीं। सेकंड और थर्ड क्वालिटी जा सकती है, पर्सन अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है, या तो पर्सन इंसॉल्वेंट भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ वही है कि सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, या तो एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो भी डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म होगा, राइट। द केस इज सिंपल कि एक पार्टनर को छोड़ के सारे पार्टनर्स क्यों भाई, एक पार्टनर छोड़ के, मान लो कि 3 पार्टनर्स हैं, उसमें से एक पार्टनर नहीं है, बाकी 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो उस केस में क्या होगा कि जो एक पार्टनर बचा हुआ है वो बिजनेस को संभालेगा, तो एक ओनर हो जाएगा, वो 2 तो निकल गए ओनरशिप में से। तो अगर एक ओनर हो जाएगा तो सिंगल ओनर मतलब सोल प्रोप्राइटर हो जाता है, इसीलिए वो पार्टनरशिप नहीं रहता, तो इसीलिए वो डिसॉल्यूशन कहलाता है। समझ में आया? तो सिंगल पार्टनर रहता है फिर भी वो डिसॉल्यूशन क्यों कहलाता है? सिंगल पार्टनर रहता है फिर भी वो डिसॉल्यूशन क्यों कहलाता है? बिकॉज कि एक पार्टनर अगर रहेगा तो एक ही पार्टनर बिजनेस संभालेगा। अब एक ही पार्टनर बिजनेस संभालेगा तो सिंगल पार्टनर होता है, सिंगल ओनर होता है, तो उसे क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप नहीं कहते। ठीक है, तो ये था। देन सेकंड केस क्या था? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सारे पार्टनर्स अनसाउंड माइंड हो गए, सारे पार्टनर्स पागल हो गए, तो भी बिजनेस बंद करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कंडीशन क्या होती है? बहुत कम, या तो बहुत रेयर केस है, तो अभी तक हुई भी नहीं होगी। लेकिन मैंने बोला ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए जो 3 कंडीशन है, जो 3 क्वालिफिकेशन है, उसमें से एक भी क्वालिफिकेशन चली जाती है तो आपको, मतलब सारे पार्टनर्स की, हाँ, मान लो कि 3 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या तो एक पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाता है, तो कोई है ही नहीं प्रॉब्लम, बिकॉज बाकी के 2 पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे बिजनेस। ओके, देन second, when the business of a firm become illegal, this also bring the dissolution of a firm. अगर मान लो कि जो बिजनेस कर रहे हैं वो चीज़ें इलीगल हो गई, राइट। सपोज कि बिहार में आप जो देसी लिकर होता है उसका बिजनेस चल रहा था, आपका बिजनेस क्या था? देसी लिकर का, बिहार में, राइट। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि बिहार गवर्नमेंट ने अभी ही रूल पास किया है, मतलब 1 आध साल हो गया, 1 आध साल पहले बिहार गवर्नमेंट ने पास कर दिया कि अब देसी लीगर इलीगल है बिहार में। तो आपका बिजनेस किसका था? देसी लीकर का था, देसी लीकर का था। अब वही बिजनेस अब क्या हो गया? आपका इलीगल हो गया, बिकॉज रूल पास हो गया कि ये चीज इलीगल है, राइट। तो इसी तरह अगर आपका बिजनेस इलीगल हो जाता है तो भी आपको बंद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज dissolution as per the act, right? Now dissolution on the happening of the certain contingencies. Okay, first if constituted for the fixed term and by the expiry of that term. Okay,
पहला हमने पार्टनरशिप वही सोच के खोला था कि 2 साल बाद हम पार्टनरशिप बंद कर देंगे। तो जैसे ही 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं पार्टनरशिप अपने आप बंद हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। अंडरस्टूड? तो ये नॉर्मल है, राइट। दूसरा ये है कि मान लो कि हमने पार्टनरशिप यही समझ के खोला था, हमने पार्टनरशिप डीड में भी यही लिखा है कि हम बिजनेस बंद कर देंगे अगर ये चीज़ हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज हमने पार्टनरशिप की थी कि भाई एक सोसाइटी है, उसके सारे जो प्लॉट्स है उसको प्लॉट्स को NA करके, मतलब उसको प्लॉट्स को छुट्टा करके अलग अलग करके फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करके, जैसे ही कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये केस में भी क्या है, जैसे ही सारे प्लॉट्स डेवलप हो जाते हैं, सारे आप घर जो बंगलोज है वगैरह बना लेते हैं, तो अपने आप पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, राइट। सपोज का ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है, तो आपने क्या किया कि भाई फ्रेंड्स इकट्ठा हो गए, बोले कि चलो ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हम ब्रिज बना लेते हैं साथ में मिलकर। पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप डीड। अब वही पार्टनरशिप डीड में वही लिखा है कि जैसे ही ब्रिज बन जाएगा हम पार्टनरशिप बंद कर देंगे। तो अगेन अगर ब्रिज बन जाता है तो पार्टनरशिप डीड अपने आप बंद हो जाएगी, राइट। दैट इज डिसॉल्यूशन एज पर द ऑन द हैपनिंग ऑफ द सर्टेन इवेंट। एक टाइम है और दूसरा है इवेंट, एक टाइम है और दूसरा है इवेंट, ओके। नाउ डिसॉल्यूशन बाय द नोटिस। अब डिसॉल्यूशन बाय द नोटिस में क्या है, when the partnership is at will and firm may be dissolved by any partner giving notice writing to all the partners is intention to dissolve, and the firm is dissolved in the form of date mentioned in the notice on the date of the dissolution of the firm. If no date is so mentioned, that the is from the date of the service of the note, right. अब उसमें क्या होता है कि कोई भी एक पार्टनर को ऐसा लगता है कि बिजनेस बंद कर देना चाहिए, 3 है, 4 है पार्टनर, 4 है, 5 है, कितने भी पार्टनर्स हैं, लेकिन उसमें से एक पार्टनर को लगता है कि भाई बिजनेस बंद कर देना चाहिए। तो उस केस में क्या करता है कि वो दूसरे सारे पार्टनर्स को नोटिस भेज देता है कि मुझे बिजनेस बंद कर देना है वो डेट पे। तो वो डेट पे बिजनेस अपने आप बंद हो जाएगा, राइट। अगर उसने नोटिस पे डेट नहीं लिखी है तो जब जब नोटिस मिली तब वो दिन बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा समझना है, ठीक है। तो ये था डिसॉल्यूशन बाय द नोटिस। तो ये जो हमारे जो 5 पॉइंट्स थे, वो 5 पॉइंट्स में क्या था, दैट इज नॉर्मल डिसॉल्यूशन। इसमें कोर्ट का इंटरफियरेंस नहीं है, इसमें कोर्ट नहीं बोल रही कि आप बंद करो, राइट। नाउ हम देखते हैं डिसॉल्यूशन बाय द कोर्ट। डिसॉल्यूशन बाय द कोर्ट मतलब क्या है कि यहाँ कोर्ट ऑर्डर करेगी आपको कि आप बिजनेस बंद कर दो। First is when any partner file a suit for the dissolution of a firm on any way the following grounds and the court order to dissolve the firm, right। तो उस केस में क्या है कि नीचे जो 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 7 पॉइंट्स में ऐसा दिया हुआ है कि अगर पार्टनर ये 7 पॉइंट्स में से भी कोई भी एक चीज़ ला के रख देता है, कोर्ट में केस कर देता है कि भाई मेरे को बिजनेस बंद करना है, तो कोर्ट बंद कर देगी। मतलब अगर पार्टनर घर का भेदी लंका दाए, अगर पार्टनर खुद का पार्टनर ही कोर्ट में जाके केस करता है तो ही ये चीज़ होती है। अंडरस्टूड। पहला होता है व्हेन एनी पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड। एक पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया तो पार्टनर ने जाके कोर्ट में बताया कि भाई एक पार्टनर हमारा अनसाउंड माइंड हो गया है और मुझे बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है। तो फिर अपने आप केस चलेगा और फिर जो कोर्ट फैसला देगी तो बंद करना पड़ेगा आपको बिजनेस, राइट। देन सेकेंड इज व्हेन द पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर। मतलब पार्टनर के साथ ऐसा कुछ हुआ कि वो परमानेंटली ऐसा हो गया कि वो अपनी ड्यूटीज नहीं निभा सकता एज अ पार्टनर। मतलब मान लो कि उसके पता है कभी एक्सीडेंट में हाथ पैर या तो कुछ चले जाते हैं तो वो क्या परमानेंटली डिसेबल हो गया। अब वो पार्टनरशिप के लायक ही नहीं रहा, बिकॉज वो अच्छे से जो पहले काम करता था वैसे काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, राइट। ओके। तो थर्ड चीज व्हेन अ पार्टनर अंडरटेक द मिसकंडक्ट अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म और अगेंस्ट द अदर बिजनेस फर्म। अब पार्टनरशिप में क्या किया, कोई भी एक पार्टनर ने धोखा किया, चीटिंग की, या तो ये बिजनेस फर्म में मतलब खुद के फर्म में की
या तो किसी और के बिजनेस फर्म में चीटिंग की, मिसकंडक्ट किया, मिसकंडक्ट मतलब जो रूल्स के खिलाफ है, राइट, तो उसने चीटिंग की, तो उस केस में भी क्या होगा, बिजनेस हम बंद कर सकते हैं, राइट। देन मतलब उसमें क्या करेगी, कोर्ट ऑर्डर करेगी, बिजनेस बंद कर सकते हैं मतलब क्या करेगी, कोर्ट ऑर्डर करेगी, बंद कर दो अपना बिजनेस। देन फोर्थ वन इज व्हेन द पार्टनर विलफुली एंड persistently breaches द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मतलब हमारा जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप एग्रीमेंट मीन्स क्या है, पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड के हिसाब से चलना होता है पार्टनर्स को। अब उसमें क्या करा है कि एक पार्टनर या तो सारे पार्टनर्स एग्रीमेंट के खिलाफ चल रहे हैं, पार्टनरशिप डीड के खिलाफ चल रहे हैं, वो पार्टनरशिप डीड को फॉलो नहीं कर रहे, पार्टनरशिप डीड के जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो भी पार्टनरशिप बंद कर सकती है और उसका ऑर्डर कोर्ट दे सकती है। देन फिफ्थ पॉइंट, when a partner transfer his whole interest in the partnership to a third party without the consent of other partners, right? तो उसमें क्या होता है कि एक पार्टनर है, वो एक पार्टनर ने क्या किया कि अब मेरे बदले ये पार्टनर करके पूरा का पूरा अपना शेयर है, सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे पार्टनरशिप डीड के उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिए, राइट। तो उस केस में भी क्या है, दूसरे पार्टनर्स को बताया भी नहीं, और तो ऐसा ट्रांसफर नहीं कर सकते आप अपने राइट्स, राइट, बिकॉज ये तो एडमिशन हो गया ना, ये तो एडमिशन हो गया, नया पार्टनर आ गया, तो नया पार्टनर आ गया तो भाई किसको पूछ के आपने नया पार्टनर किया, बिकॉज नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए सारे पार्टनर्स एग्री होने चाहिए। तो उस केस में भी अगर कोर्ट को पता चलता है और तो फिर वो कोर्ट बंद करने का आदेश दे सकती है कि शट योर बिजनेस राइट नाउ। देन नेक्स्ट इज व्हेन अ फर्म कंटिन्यूअसली इनकर द लॉसेस एंड अनएबल टू रन द बिजनेस ड्यू टू द लॉस। क्या है, फर्म कंटिन्यूअसली लॉस कर रही है और एक पार्टनर ने जाके बिजनेस कोर्ट में बता दिया कि भाई ये लोग नहीं मान रहे, फर्म कंटिन्यूअसली लॉस में चल रही है, ये लोग अपने कॉन्फिडेंस में ये कि नहीं आगे प्रॉफिट करेंगे, नहीं मान रहे, आप ऑर्डर दो तो बंद करें वरना ये और लॉस करेंगे। तो उस केस में क्या है, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, राइट, कि भाई बिजनेस बंद कर दो, आपका कंटिन्यूअसली लॉस में चल रहा है और ऐसा कोई दिखाई भी नहीं दे रहा कि आप प्रॉफिट में हो जाओ। दैट नेक्स्ट इज when the court find any other ground to justify and equitable for the dissolution of a firm। और कोर्ट को कोई और भी ऐसा रीजन लगता है या तो जस्टिफाइबल लगता है कि भाई बिजनेस बंद कर देना चाहिए, तो वो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, वो कोर्ट है जनाब, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। देन तो ये था डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, ठीक है। अब हम आगे जर्नल एंट्रीज पे शिफ्ट हो जाएंगे। जो लीगल एंड अदर प्रोविजंस है उसकी बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, जो मेन आपको समझना था वो समझ लिया, और ना ही ये थियरी में आती है, ठीक है। तो नाउ हमारा जो प्रोसीजर है वो देख लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोसीजर दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, राइट। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसोल्यूशन, दैट इज जनरल प्रोसीजर ऑफ अ डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन का जनरल प्रोसीजर क्या है कि हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको क्लोज करना है, मतलब हर अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए। तो उस केस में क्या करना है कि आपके बिजनेस के जो सारे असेट है उसको बेच देना है, सारे असेट को आपको बेच देना है, और उसमें से जो भी पैसे आते हैं उसमें से सारी लायबिलिटी को तो डिसोल्यूशन में यही होता है कि जो प्रोसीजर होता है पहले उसमें ये होता है कि ऑल द असेट्स, सारे असेट को आपको बेच देना है, एंड उसमें से जो पैसे आते हैं उसमें से सारी लायबिलिटीज को पेमेंट कर देना है। उसके बाद पैसा बचता है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वरना नहीं होगा, राइट। ओके, लायबिलिटीज पेमेंट करने के बाद अगर मान लो कि लायबिलिटी ज़्यादा है और आपके असेट कम है, तो उस केस में क्या करेंगे, पार्टनर्स पैसे लाएगा लेकिन लायबिलिटीज तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है उसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या है कि सारे असेट
और सारी लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। सारे असेट और सारी लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। और फिर जो भी ट्रांजैक्शन होता है पैसे देने का या तो पैसे लेने का, सब कुछ रियलाइजेशन में ही होगा। ठीक है, तो हम सपोज अब हम अभी एंट्रीज ही देख लेते हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है कि मान लो कि हम असेट ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में, स्टॉक है, डेटर है, फर्नीचर है। तो स्टॉक, डेटर, फर्नीचर असेट है, उन सब की क्या होती है, डेबिट बैलेंस होती है। तो डेबिट बैलेंस होती है तो उसको क्लोज करेंगे तो उसको क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, राइट। तो हमारी फर्स्ट एंट्री जब हम रियलाइजेशन में असेट ट्रांसफर करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट, दैट इज टू फर्नीचर, टू डेटर, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, ये क्या हो जाएगा, तो टू असेट, राइट। तो ये रियलाइजेशन में सारे असेट ट्रांसफर हो गए। अब हम लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज में क्या होता है कि हमने क्या किया कि सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर की, तो सारी लायबिलिटीज में थर्ड पार्टी लायबिलिटी आएगी, सेकंड पार्टी लायबिलिटी नहीं आएगी, दैट इज लोन ऑफ अ पार्टनर। अगर आपको आपके पार्टनर ने आपको जो लोन दी है तो वो ट्रांसफर नहीं होगी, बिकॉज वो थर्ड पार्टी नहीं है, वो सेकंड पार्टी है। ओनर के साथ रिश्ता अलग होता है, बाकी सबके साथ अलग होता है रिलेशन, राइट। तो बाकी सब, हाँ अगेन अगर पार्टनर है, उसकी वाइफ की लोन है या तो उसके ब्रदर की लोन है, उसके फादर की लोन है, उसके मदर की लोन है, तो भी वो थर्ड पार्टी हुई और रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ओके, तो पार्टनर्स लोन है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। उसके अलावा सारी लायबिलिटीज आपकी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये जो सारी लायबिलिटीज होगी, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कमैन प्रोविडेंट फंड, ये सब कुछ क्या होगा, रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी, तो लायबिलिटीज अगर ट्रांसफर करते हो, लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको क्लोज करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, राइट। तो डेबिट करेंगे लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, तो मतलब सारी लायबिलिटीज आ गई, राइट, बिल पेबल, क्रेडिटर्स। तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, राइट। अब इसके अलावा कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं होगी। हाँ, और एक चीज है, एक बैड डेब्ट्स रिजर्व भी ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो भी लायबिलिटी। वो एक्चुअली हम क्या करते थे अभी तक, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है। तो कौन सी दो चीज़ें, एक बैड डेब्ट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अगेन आई एम रिपीटिंग इट एंट्री, बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट डेबिट वो क्रेडिट बैलेंस होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब ओके, तो बैड डेब्ट्स रिजर्व और इन्वेस्टमेंट रिजर्व हम ट्रांसफर कर देंगे। अब जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, कंटीजेंसी रिजर्व है, मतलब जो सारे अक्यूमुलेटेड पीएनएल क्रेडिट बैलेंस है जो लायबिलिटीज में है, पीएनएल डेबिट बैलेंस भी हो सकता है असेट में, फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ हम एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। यहाँ भी वही करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में जो सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती है वो भी हम वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन एक चीज़ को छोड़ के, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। अभी तक एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या होता था, वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता था, लेकिन यहाँ क्या होगा, रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो गुडविल है वो भी हम क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो आपकी जो दो चीज़ें हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, एक गुडविल और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दोनों चीज़ें रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट, अब हम मान लो कि अगर हम कोई भी असेट बेचते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हैं, 4 लाख रुपीज़ आए, तो हमारी एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग टू कैश, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। लेकिन कैश अकाउंट डेबिट तो ठीक है, पैसे आए, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग तो है ही नहीं अकाउंट, हमने सारा का कहाँ ट्रांसफर कर दिया है, रियलाइजेशन। तो हम उसके लिए एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट,
राइट। मतलब कोई भी पेमेंट आए कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कोई भी पेमेंट करना है तो रियलाइजेशन टू कैश, और कोई भी चीज़ नहीं लिखनी है, चाहे हमने लायबिलिटीज पेमेंट की हो या तो असेट बेचा हो। मान लो हमने स्टॉक बेच दिया, तो स्टॉक बेच दिया तो हमारी एंट्री क्या होगी, अगेन कैश टू रियलाइजेशन होगी, बिकॉज स्टॉक हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया है, रियलाइजेशन। अंडरस्टूड? ओके। तो और इसी तरह अगर हमने कोई भी लायबिलिटी पे की, मान लो कि लायबिलिटी नहीं, हमने कोई एक्सपेंस पे किया जो अभी हुआ है, तो भी हम नया एक्सपेंस का अकाउंट नहीं बनाएंगे, रियलाइजेशन टू कैश। हर चीज रियलाइजेशन में ही होगी। आपकी एंट्रीज क्या होगी, कैश टू रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन टू कैश। अंडरस्टूड? देन हम क्या करेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट ओपन करेंगे। जैसे मैंने कहा कि पार्टनर्स लोन अकाउंट है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, उसको डायरेक्ट ही पेमेंट करना पड़ता है हमें। तो उसको पेमेंट कब करेंगे, तो सारी लायबिलिटीज को पेमेंट करने के बाद पार्टनर्स लोन को पेमेंट करेंगे, बाद में पार्टनर्स कैपिटल को पेमेंट करेंगे। तो हमारा 3 स्टेज है, पहले लायबिलिटी को पेमेंट करना है, देन पार्टनर्स लोन को पेमेंट करना है, देन पार्टनर्स कैपिटल को पेमेंट करना है। और ये ऑर्डर है वो आपको मेंटेन रखना है। आप पार्टनर्स कैपिटल या कुछ भी आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। पहले ही आपको लायबिलिटी, पहले बाहर वाले लोगों को पेमेंट करना है, फिर अंदर वाले को लोगों को पेमेंट करना है, फिर आपको खुद को पेमेंट पार्टनर्स कैपिटल को करना हो। ठीक है। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्या करेंगे, हम पार्टनर्स लोन को पेमेंट कर देंगे, तो हमारी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स लोन, मान लो कि एक्स पार्टनर की लोन है, तो एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल। ओके। नाउ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, और कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे, राइट। तो इसी तरह हम करेंगे। अब हम देखते हैं जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज में सबसे पहला दिया है बैलेंस ऑफ द रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, राइट। तो उसमें दिया हुआ देखिए, तो सारे जो रिजर्व्स है, अन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो सारी चीजें आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देनी है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और अगर पीएनएल का डेबिट बैलेंस है तो भी क्या करेंगे, तो भी पास, लेकिन उसमें एंट्री उल्टी हो जाएगी, बिकॉज पीएनएल डेबिट बैलेंस है, तो उसको क्लोज करेंगे तो क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। Then next is when the asset are closed, अगर asset close होता है तो मैंने एंट्री लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट, तो इसमें भी वही एंट्रीज है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, आपके टेक्स्ट बुक में टू प्लांट एंड मशीन, टू फर्नीचर, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर, टू बिल रिसीवेबल, टू अदर असेट, सारे के सारे आपको क्या करना है, ट्रांसफर कर देने हैं, राइट। अब इसी तरह लायबिलिटीज क्लोज होगी, सॉरी इसी तरह ये जो प्रोविजंस है वो क्लोज होंगे, जैसे बैड डेब्ट्स रिजर्व, डेप्रिसिएशन फंड, डिस्काउंट रिजर्व ऑन बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स टू रियलाइजेशन, मतलब ये सारे प्रोविजन भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने होंगे, राइट। देन नेक्स्ट इज लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना होगा रियलाइजेशन में, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल, बिकॉज सारी लायबिलिटीज क्या होती है, क्रेडिट बैलेंस होती है, तो उसको ट्रांसफर करेंगे तो उसको डेबिट करेंगे, तो इसलिए हमने लायबिलिटीज को डेबिट किया था और रियलाइजेशन को क्रेडिट किया था, राइट। तो हमारी एंट्रीज क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग अकाउंट। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग अकाउंट वो एक लायबिलिटी है, वर्कर्स का प्रॉफिट में शेयर है। अगेन वर्कमैन सेविंग फंड, वर्कमैन प्रोविडेंट फंड, ये सब क्या है, लायबिलिटीज है, और वो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, राइट। ओके। जब असेट बेचेंगे तो कैश टू रियलाइजेशन, मैंने बोला ना, पैसे आएंगे तो कैश टू रियलाइजेशन, पैसे जाएंगे तो रियलाइजेशन टू कैश, राइट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर पार्टनर असेट ले जाता है तो हम क्या लिखते हैं, जनरल एंट्रीज, कि अगर मान लो कि ऐसे ही नॉर्मली पार्टनर ले गया तो पार्टनर कैपिटल टू असेट लिखते हैं, लेकिन असेट तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। समझ में, हर चीज रियलाइजेशन में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देन व्हेन द इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम द अनरिकॉर्डेड असेट, अब कोई अनरिकॉर्डेड असेट था और पैसे आए एटले एंट्री कैश टू रियलाइजेशन, और कुछ भी नहीं देखना, पैसे आए ठीक है भाई, कैश टू रियलाइजेशन। तो यहाँ सब क्या है कि बहुत सारी जनरल एंट्री सेम ही हो जाएगी, पैसे आ रहे हैं ना, चाहे कहीं से भी आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, अगर पैसे आ रहे हैं, इनकम ऑफ मनी, मतलब अगर पैसे आ रहे हैं, मनी कम्स इन, देन हमें वही लिखना है, कैश टू रियलाइजेशन। ओके। व्हेन द लायबिलिटीज आर पेड, तो रियलाइजेशन टू
कैश, बिकॉज लाइबिलिटीज तो है ही नहीं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए व्हेन द लायबिलिटीज पेमेंट इज एक्सेप्टेड बाय अ पार्टनर, अब किसी ने पार्टनर ने बोला कि हम लायबिलिटी पेमेंट कर देंगे, तो हम क्या लिखते हैं कि भाई लायबिलिटी टू पार्टनर, लेकिन यहाँ लायबिलिटी तो है ही नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब इसी तरह अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी पे करने की है, वो अनरिकॉर्डेड थी, हमें पता भी नहीं था, लेकिन हमें पेमेंट करना, पेमेंट किया तो हमारी एक एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हेन द डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज पेड बाय द फर्म, अब डिसोल्यूशन एक्सपेंस है वो पे किए, तो क्या होगा, पे किया ना एक्सपेंस कोई भी, रियलाइजेशन टू कैश। अगर मान लो कि यही डिसोल्यूशन बोला कि पार्टनर पे करेगा, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, सिंपल। व्हेन एनी पार्टनर एक्सेप्ट द लायबिलिटी, कोई भी पार्टनर लायबिलिटी एक्सेप्ट करता है तो क्या होता है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट। अब when the responsibility of the payment of the resolution is accepted by the partner and is payment is made by the firm in case of the following entries will be passed। अब डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, उसकी जिम्मेदारी एक पार्टनर ने ले ली कि वो पार्टनर बोल रहा है कि मैं पेमेंट करूंगा डिसोल्यूशन एक्सपेंस का, डिसोल्यूशन एक्सपेंस का पेमेंट मैं करूंगा, लेकिन उसकी जगह ऐसा हुआ कि फर्म को पे करना पड़ेगा। मान लो कि वो कहीं बाहर गया था कि कोई भी रीजन था, फर्म ने पे कर दिया, तो फर्म क्या करेगी, रियलाइजेशन टू कैश नहीं लिखेगी, पेमेंट तो किया है लेकिन रियलाइजेशन टू कैश नहीं लिखेगी, उसकी जगह क्या लिखेगी, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश लिखेगी, बिकॉज पार्टनर के बिहाफ पे किया है, राइट, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेगी, ठीक है। व्हेन द लोन ऑफ अ पार्टनर इज पेड, ऑफ कोर्स पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट यू हैव ऑलरेडी टॉक्ड। नाउ फिर हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट या तो लॉस फाइल करेंगे, जैसे रिवैल्यूएशन का करते थे वैसे ही। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट ज्यादा हो और डेबिट कम हो तो क्या होता था, प्रॉफिट, राइट। तो हम क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देते। यहाँ तो पार्टनर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो की बात ही नहीं होगी, एक ही वही पार्टनर दिए होंगे और वही रेशियो दिया होगा, राइट। तो पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट, और लॉस आता है तो लॉस भी ट्रांसफर कर देना है, राइट। देन व्हेन द पार्टनर्स करंट अकाउंट इज क्लोज, तो अब क्या करेंगे, करंट अकाउंट को क्लोज करके कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, तो करंट अकाउंट को क्लोज करके पार्टनर्स ट्रांसफर करेंगे, तो करंट अकाउंट डेबिट, अगर करंट अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस होगी तो पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर पार्टनर करंट अकाउंट की डेबिट बैलेंस होगी तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट। करंट अकाउंट की डेबिट बैलेंस होगी तो करंट अकाउंट को क्रेडिट करना है, पार्टनर को डेबिट करना है। अगर करंट अकाउंट की डेबिट बैलेंस होगी, सॉरी, अगर करंट अकाउंट की डेबिट बैलेंस होगी तो करंट अकाउंट को क्रेडिट करना है और कैपिटल को डेबिट करना है, राइट। अगर करंट अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस होगी तो करंट अकाउंट को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है, सिंपल। तो इसी तरह करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे और बाद में करंट कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे, तो उनका जो भी पेमेंट होगा वो हम कर देंगे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो ठीक है, तो व्हेन द क्लोजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज अ क्रेडिट बैलेंस, राइट। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि कभी पार्टनर को पैसे लाने पड़े तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर हम ज़्यादा पार्टनर के कैपिटल में ज़्यादा पैसे होंगे तो क्या करेंगे, पार्टनर को पेमेंट कर देंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो ये थे आपकी जनरल एंट्री एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।